Assalamualaikum everyone. This is lecture number 13, surface integral of vector field. प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रीन थ्योरम किया था, जिसमें हमने डबल इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल को वैल्यूएट किया था। आज हम करेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड। सरफेस वेक्टर ऑफ वेक्टर फील्ड क्या है, उससे पहले हम डिफाइन करते हैं कि ओरिएंटेड सरफेसेस क्या होती हैं। Oriented surfaces has two distinct sides with a tangent plane at each point on the surface except on the boundaries. There will be two unit normal vector at each point, one pointing up and one pointing down. If we use the unit normal vector pointing up, it gives up an upward orientation. ओरिएंटेड सरफेस बेसिकली हमारे पास क्या है कि ऐसी सरफेस जिसमें हमारे पास दो साइड्स हों, दो डिस्टिंक्ट साइड्स हों, और उसमें हमारे पास डिफरेंट टेंजेंट हमारे पास क्या हो, टेंजेंट प्लेन हो, हमारे पास टेंजेंट प्लेन हो, और उसमें हमारे पास जो वेक्टर्स हमारे पास ड्रॉ हैं टेंजेंट वेक्टर, वो इस तरह से टेंजेंट वेक्टर डिफरेंट हमारे पास ड्रॉ हो, हर पॉइंट पर एक वेक्टर ड्रॉ हो, और एक्सेप्ट इसकी बाउंड्रीज के अलावा। तो ये जो हमारे पास टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ है, इसके नॉर्मल वेक्टर यहाँ डिफाइन होंगे, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, जो कि यहाँ हमारे पास गिवन है। ये हमारे पास एक टेंजेंट प्लेन गिवन है। टेंजेंट प्लेन पर हमने एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ किया। ये नॉर्मल वेक्टर एक अपवर्ड डायरेक्शन में भी है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है। इन नॉर्मल वेक्टर्स को, यूनिट वेक्टर्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, n1 से और n2 से। तो अगर यही यूनिट वेक्टर अपवर्ड है तो ये कहलाएगा अपवर्ड ओरिएंटेशन। अगर यही अगर हम यूनिट नॉर्मल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं तो वो हमारे पास होगा डाउनवर्ड ओरिएंटेशन। ये हमारे पास है ओरिएंटेशन सरफेस, जिसमें हमारे पास होता है टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन पे हम दो नॉर्मल यूनिट वेक्टर ड्रॉ करते हैं, एक यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड और एक यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो इसका सरफेस इंटीग्रल किस तरह से आएगा? सरफेस इंटीग्रल हमारे पास जो वेक्टर फील्ड का होगा वो इस तरह से डिफाइन होता है, इफ f is a continuous vector field on an oriented surface। फंक्शन जो f है वो हमारे पास कोई भी वेक्टर फील्ड है जो कि क्या है, कंटिन्यूस है ओरिएंटेड सरफेस पे, तो इसका जो इंटीग्रल आएगा वो हमारे पास आएगा डबल इंटीग्रल ऑफ सरफेस s f इंटू डी एस। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे हमारे पास नॉर्मल वेक्टर था तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ds जो है हमारे पास वो रिप्रेजेंट होगा nds से, और n रिप्रेजेंट यहाँ करेगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर फील्ड। अब नॉर्मल वेक्टर फील्ड की दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक पैरामेट्रिक सरफेस पे, एक स्प्लिट सरफेस पे। पैरामेट्रिक सरफेस पे अगर हमारे पास हम इसको पैरामीटर u इंटू वी में देख रहे हैं तो यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है यूनिट वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर। हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास होता है, जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है वेक्टर डायरेक्शन अपॉन मॉड ऑफ डायरेक्शन, मॉड ऑफ वेक्टर। ये हमारे पास होगा स्प्लिट सरफेस में और ये हमारे पास होगा पैरामेट्रिक सरफेस में, क्योंकि हम इसमें पैरामेट्रिक सरफेस में पैरामीटर्स में फाइंड करते हैं u इंटू वी में, तो हमारे पास जो भी वेक्टर होगा वो हमारे पास u इंटू वी में आएगा। ये हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन। सरफेस इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा f इंटू डी एस, हमारे पास फाइंड हो जाएगा f इंटू एन डी एस। एन रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर को। उसके अलावा अगर हमारे पास z जो है,
अगर हमारे पास g जो है वो फंक्शन है एक्स वाई z का और z हमारे पास है g ऑफ एक्स वाई, अगर हमारे पास फंक्शन है g वो है एक्स वाई z का, जबकि z हमारे पास है फंक्शन ऑफ g ऑफ एक्स वाई, एक्स और y, तो इसका डेल ऑफ g हमारे पास क्या बनेगा, ये बेसिकली हम डिफाइन कर रहे हैं किसको, ये हमारे पास जो एक्सप्लिट सरफेस थी उसको डिफाइन कर रहे हैं कि अगर हमारे पास g हमारे पास फंक्शन है एक्स और वाई का, तो इसका डेल ऑफ g हमारे पास आता है डावा g अपॉन डावा x, डावा g अपॉन डावा y और डावा g अपॉन डावा z। तो इस तरह से ये डावा हमारे पास एन डी एस जो हमारे पास है वो बन जाएगा, एन की जगह हमारे पास आ जाएगा ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, एन हमारे पास आ जाएगा डावा डेल जी अपॉन डेल जी का मोड, और डी एस में हम जैकोबियन लगाते हैं, जैकोबियन में हम क्या करते हैं, जैकोबियन हमारे पास होता है मोड ऑफ डेल जी एक्स वाई जी, और डी एस चेंज हो जाएगा डी ए में। जैकोबियन हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ है, तो इसमें हम जैकोबियन का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो एन डी एस है वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा कि ये दोनों टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, और एन डी एस जो है वो हमारे पास आ जाता है डेल ऑफ जी एक्स वाई जी इंटू डी ए। So this is called the flux integral and measure the flow of F across the surface X. तो इस इंटीग्रल को हम क्या कहेंगे, फ्लक्स इंटीग्रल भी कहते हैं। अब ये हमारे पास है, अगर हमारे पास ओरिएंटेड अपवर्ड है तो हमारे पास जो फॉर्मूला एफ ऑफ इंटू एन डी एस का बनेगा वो होगा एफ इंटू एफ डॉट, और ये हमारे पास z जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है g ऑफ एक्स वाई को, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स वाई इंटू माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स वाई जी इंटू वाई एक्स वाई इंटू वन डी ए, और अगर डाउनवर्ड है तो यही नेगेटिव जो है वो हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव में, और ये वन हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव। तो ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, ये हमारे पास बेसिकली फॉर्मूलाज था फ्लक्स इंटीग्रल का, और ओरिएंटेड अपवर्ड और ओरिएंटेड डाउनवर्ड में हमारे पास ये दो फॉर्मूलाज यूज होंगे, जो कि हमने नेक्स्ट इसको एग्जांपल में फाइंड आउट करना है। आपने इसी दो फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है, ओरिएंटेड अपवर्ड और ओरिएंटेड डाउनवर्ड। इसकी हमने फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे क्योंकि वो ज़्यादा लेवल का हो जाएगा, तो हम इसको ही इसी को ही एज्यूम करेंगे, इसी फॉर्मूलाज को ही एज्यूम करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, डिटरमाइन द फ्लक्स अक्रॉस द गिवन सरफेस एफ। एफ हमारे पास गिवन है 0 इंटू -1 इंटू -2 अक्रॉस द सरफेस, जी हमें गिवन है जो कि क्या है जी ऑफ एक्स बाय 6 - x - y in the first octant use our downward orientation। डाउनवर्ड ओरिएंटेशन है तो मतलब हमारे पास g विद रिस्पेक्ट टू x एंड g विद रिस्पेक्ट टू y दोनों पॉजिटिव होंगे, और ये हमारे पास आएगा -1। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा इस तरह से, हमने इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो जब हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे इन दोनों इंटीग्रल की, तो हमने बेसिकली x और y को जहन में रखना है। x और y में हमारे पास जब हम एक्स वाई प्लेन देखेंगे तो z हमारे पास हो जाएगा 0। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हम एक्स वाई प्लेन में देखेंगे, एक्स वाई प्लेन के लिए हमारे पास z 0 हो जाता है, मतलब g ऑफ एक्स वाई हमारे पास हो जाएगा 0। तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6।
तो हमारे पास लिमिट क्या बनेंगी, हमारे पास लिमिट इस तरह से बनेगी, हमारे पास ये पॉइंट 6 है y पे भी और ये पॉइंट 6 है हमारे पास x पे भी। तो हमारे पास x प्लस वाई जो हमारे पास आया वो 6 आया, मतलब जो हमारे पास वेक्टर बनेगा वो हमारे पास वो इस तरह से बनेगा कि हमारे पास x प्लस वाई जो होगा वो 6 होगा, तो मतलब x भी हमारे पास 6 पे है और y भी हमारे पास 6 पे है। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस एक्स, y हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस एक्स और x हमारे पास आएगा 0 से 6। दोबारा लिमिट बताती जाऊं, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास z क्या हो जाता है 0, मतलब हमारे पास आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। एक्स प्लस वाई में से y की जब हम लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, और जो कि ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 था तो हमारे पास x क्या होना चाहिए 0 से 6 होना चाहिए। तो x की लिमिट हमारे पास आएंगी 0 से 6, y की हमारे पास आएंगी 0 से 6 माइनस एक्स। पॉइंट हमारे पास ये गिवन है, पॉइंट हमारे पास क्या थे क्वेश्चन में, f डॉट f हमारे पास है 0 -1 -2 डॉट g डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास आया -1 इंटू g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आएगा -1 इंटू -1 एज इट इज, dA हमारे पास हो जाएगा dy dx। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, पहले हम अप्लाई करेंगे लिमिट y की लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 से 6 माइनस एक्स लिमिट। उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास आएगा 54। अगेन रिपीट करूं, हमारे पास दो फार्मूलाज हमने बेसिकली हमने दो फार्मूलाज को जहन में रखना है, ओरिएंटेड अपवर्ड और ओरिएंटेड डाउनवर्ड। इन दो फार्मूलाज का हमने रखना है। अगर अपवर्ड होगा तो f जो है f का डॉट प्रोडक्ट हमने लेना है माइनस g विद रिस्पेक्ट टू x एंड माइनस g विद रिस्पेक्ट टू y इंटू 1। ओरिएंटेड डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी और -1। इसकी लिमिट हमने किस तरह से निकाली है, लिमिट करने के लिए हमने x को 0 किया तो हमारे पास ग्राफ जो बनेगा वो होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ से y की वैल्यू हुई 6 माइनस एक्स, y की वैल्यू हुई 6 माइनस एक्स, तो x हमारे पास आ जाएगा सिर्फ 0। ये बेसिकली हम ये भी कर सकते हैं, आप जहन में ये भी रख सकते हो कि x प्लस वाई हमारे पास 6 आया, y की लिमिट लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, y हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस एक्स, और जब हम x की लिमिट लगाएंगे तो हम y को कर देंगे 0, तो x हमारे पास आ जाएगा 6। इस तरह से हमने इसकी लिमिट निकालनी है। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। अब ये हमारे पास है क्लोज कर्व में, इसमें है डिटरमाइन द फ्लक्स अक्रॉस द गिवन सरफेस, अक्रॉस द सरफेस z हमारे पास है या g ऑफ एक्स वाई हमारे पास है 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अबव द एक्स वाई प्लेन विद एन यूनिट नॉर्मल वेक्टर ओरिएंटेड अपवर्ड। अब हमने इसमें फॉर्मूला लगाना है ओरिएंटेड अपवर्ड का। ओरिएंटेड अपवर्ड में ये हमारे पास दोनों नेगेटिव में आएंगे। अब इसमें हमने वैल्यू पुट की, f हमारे पास है x y और z, f हमारे पास है x y, g की जगह g की वैल्यू गिवन है 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू, जब माइनस g को विद रिस्पेक्ट टू x से करेंगे तो ये हो जाएगा -2x माइनस माइनस प्लस 2x, जब इसको y की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये हो जाएगा -2y
और ये वाला जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +2y इंटू 1dA। फर्दर इनको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी ए, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी ए। फर्दर अब हमने इनकी लिमिट निकालनी है। लिमिट में हमारे पास z जो होता है वो g ऑफ एक्स वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9। ये हमारे पास शो कर रही है लिमिट किसकी, सर्कल की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब रेडियस हमारे पास है 3। तो ये लिमिट हम अप्लाई करेंगे। अब हमने इसको पोलर कोऑर्डिनेट में जब फाइंड करना है तो x की लिमिट हम x की वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट में, y की वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट में, और लिमिट भी हम पोलर कोऑर्डिनेट में ही लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हमारे पास होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस 9 डी ए, हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाता है आर इंटू डी आर डी थीटा। लिमिट हमारे पास आ जाएगी क्योंकि सर्कल की है तो रेडियस हमारे पास आएगा 3 और एंगल हमारे पास आएगा 2 पाई। तो लिमिट्स आएंगी 0 से 2 पाई, 0 से 3, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें पता है कि हमारे पास होता है आर के बराबर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और प्लस 9 डी ए हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट में होता है आर डी थीटा। इसको फर्दर फाइंड आउट करेंगे, पहले आर की रिस्पेक्ट से, आर की रिस्पेक्ट से करेंगे, फिर उसके बाद थीटा की रिस्पेक्ट से करेंगे। अगेन मैं लिमिट इसकी समझाती चलूँ। इसकी लिमिट हमारे पास इस तरह से थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हमने एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट में देखा तो z हमारे पास आ रहा था 0, z हमारे पास आ रहा था 0। हमारे पास फर्दर जो इक्वेशन बनी वो हमारे पास बनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास शो करती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल को, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो ये सर्कल को शो कर रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसमें रेडियस हमारे पास क्या है, 3 है। जब हमने इसको इस इंटीग्रल में लिखेंगे तो हमारे पास रेडियस आएगा 0 से 3, थीटा हमारे पास आएगा, थीटा हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट एक्स और वाई चेंज हो जाता है आर और थीटा में। थीटा हमारे पास हो जाएगा 0 से 2 पाई, क्योंकि सर्कल की पूरी जो हमारे पास ओरिएंटेशन आती है, एंगल आता है, वो हमारे पास होता है 2 पाई। इसकी जगह हम लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस 9, और डी ए हमारे पास चेंज हो जाएगा आर डी थीटा में। तो इस इंटीग्रल को हम फर्दर सॉल्व करेंगे। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने ये क्यों नहीं किया, प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने पोलर कोऑर्डिनेट क्यों नहीं बनाए, क्योंकि इसमें हमारे पास इक्वेशन स्क्वायर में नहीं थी, इसमें हमारे पास था x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अगर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 या इस तरह से, तो फिर ये सर्कल फॉर्म में बनता। अदरवाइज ये सर्कल फॉर्म में नहीं बना तो ये पोलर कोऑर्डिनेट नहीं है, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ही रहेगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ही रहेगा। तो ये आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है।